students, myself Karan Singh, IIT GATE CSIR NET AIR 40. You are most welcome in our channel Chemical Group. Dear students, अपने इस चैनल केमिकल ग्रुप पर क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चल रहा था जिसके हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए थे. दिस इज द लेक्चर नंबर 5. तो उसमें हमने पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लिखा था. ये आपका लेक्चर 5 है. तो इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा हेनरीज लॉ. इसके लिए अगर हेनरी लॉ देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे हेनरी, ठीक है. उन्होंने इस लॉ को दिया था और उन्होंने क्या किया था, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए इस लॉ को दिया गया था कि गैस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, डिजोल्व है, तो उसी पे बेस्ड था ये लॉ. क्या है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट, क्या देखते हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, at constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas present at the surface of liquid. जैसे यहाँ देखो, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ हमने कोई एक बीकर ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पर अगर आपने सॉल्वेंट लिया है या सॉल्यूशन ले लो, आपने यहाँ जो लिक्विड लिया है, इस लिक्विड के क्या होंगे, कुछ वाटर वेपर्स में होंगे कन्वर्ट. तो ये मान लो यहाँ पर वाटर वेपर्स हो गए. तो अब इन वेपर्स की, इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, यहाँ पर कोई गैस है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई अलग से गैस ले ली, मान लो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लो या ऑक्सीजन ले लो. अब इस गैस की सॉल्युबिलिटी, इस गैस को मुझे क्या करना है, डिसॉल्व करना है. तो गैस की सॉल्युबिलिटी इसमें, ये गैस इसमें डिसॉल्व होगी, ये डिपेंड करता है कि हम ऊपर से कितना प्रेशर लगा रहे हैं. इट मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज proportional to the pressure of the gas present over the surface of this liquid. लिक्विड के सरफेस पर जो गैस प्रेजेंट है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी. ओके, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pressure of the gas present at the surface of liquid at the constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे. अब इस लॉ को हम 2 टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं. पहले मास के टर्म्स में, फिर हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब है कि इस क्वांटिटी, ये सब्सटेंस है ना, तो इसका हमने कुछ मास m मान लिया, ठीक है, या जो भी हमने गैस लिया है तो उस गैस, पूरी गैस का मास हमने m मान लिया. तो हम उस मास को डिसॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो ये मास भी किस पर डिपेंड करेगा, ये भी प्रेशर पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ से देखेंगे कि जो मास अगर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम कहेंगे कि इसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो m इक्वल टू यहाँ से आता है k और यहाँ पर m इक्वल टू kp, ठीक है. k यहाँ पर क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है. k इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, k इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट. और इसमें क्या होता है, ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, इसके लिए अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो ये अलग अलग सॉल्यूट के लिए डिफरेंट हो सकता है. इसकी बात करूं, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हम ले लेंगे किसका, इस गैस का. अभी हमने m लिया था, अब हम क्या करते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं. इसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है. तो यहां से देखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. अगर हम मोल फ्रैक्शन लेंगे तो वो भी किसके, प्रेशर के टर्म्स में, मींस वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर ही होगा. तो हम यहां से लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. p यहां पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. इसको p को यहां लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. अब बात कर लेते हैं कि गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है. पार्शियल प्रेशर मींस हम कहेंगे कि मान लो कोई डिफरेंट गैसेस हैं, तो एक इंडिविजुअल गैस का, एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. तो यहाँ पर हमने गैस का पार्शियल प्रेशर लिया है. तो यहाँ से देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. तो आगे हम देखेंगे कि फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, या हम p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखें, एक ही बात है. और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू KHX. यहाँ पर k की जगह KH भी लिख सकते हैं, ठीक है, KHX. तो p इट मींस क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस.
इट मीन्स जितना गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि हम गैस को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम गैस लेंगे तो उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स गैस के होंगे। ऐसा नहीं है थोड़ी सी गैस लेंगे तो प्रेशर कम लगेगा, ज्यादा गैस लेंगे इट मींस उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा मोल फ्रैक्शन तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम हेनरी लॉ को टू टर्म्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं, मास के टर्म्स में और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट है। मास ले लिया तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा, और अगर आपने क्या किया इसका मोल फ्रैक्शन ले लिया तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर हो जाएगा। अब देखो यहां से हम देखेंगे लिमिटेशंस। हेनरी लॉ ये तो हमने बेसिकली इसका कांसेप्ट पढ़ लिया हेनरी लॉ का, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑल द गैसेस एंड नॉट फॉर ऑल द टेंपरेचर्स। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं देखते हैं। प्रेशर इज लो, तो जब हेनरी लॉ की स्टडी करते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और मींस हाई प्रेशर पर हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं। दूसरी बात, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर लो होना चाहिए बट बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि रूम टेम्परेचर पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और गैस नॉट हाईली सॉल्युबल, और जो गैस लेंगे वो इसमें हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाईली सॉल्युबल होगी तो क्या होगी, उसके वाटर मॉलिक्यूल के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ एसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। गैस नाइदर रिएक्ट विद सॉल्वेंट एंड नॉर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, और गैस जो है ऐसी होनी चाहिए जो सॉल्वेंट से रिएक्ट ना करे। पता चल रहा है कि मैंने गैस वहां डाल दी, वो सॉल्वेंट से रिएक्शन करके उसी में मिक्सअप हो गई, उसने नया कंपाउंड बना लिया, तो फिर वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, वो फेल हो जाता है। तो गैस का ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही गैस का डिसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो गैस नाइदर रिएक्ट विद सॉल्वेंट नॉर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन द सॉल्वेंट। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस। तो इसके दो इंपॉर्टेंट मेन 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन हमारा प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। अब कार्बोनेटेड बीवरेज की बात करते हैं क्या है। एक कार्बोनेटेड बीवरेज मींस जो हम सॉफ्ट ड्रिंक आपने देखा होगा, जो भी पेप्सी जो यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं। तो ये जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, इनमें देखा होगा इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, किसका, हेनरी लॉ का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काफी हाई प्रेशर पर इसमें फिलअप किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के जब उसमें डिजोल्व कर दिया जाता है हाई प्रेशर पर, उसको बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है, वो उसके साथ रिएक्शन तो नहीं किया है, तो उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी रहती है। अब जैसे देखा होगा आपने, उस बॉटल्स को शेक करते हैं और बॉटल की अगर उसकी लिड को हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम से हाई प्रेशर से बाहर निकलती है और बबल्स की फॉर्म में एफर्वेसेंस निकलता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वहां से जो निकलती है उसमें गैस के साथ वो क्या होता है, वो लिक्विड भी बाहर निकल जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया किसका, हेनरी लॉ का। तो हाई प्रेशर पे जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा CO2 डिजॉल्व हो जाएगी। सेकंड हमारा अंदर डीप सी डाइविंग। और डीप सी डाइविंग में जो देखा होगा, जो हमारे डाइवर्स होते हैं, मींस जो वाटर के अंदर जो डाइविंग करते हैं उनको हम लोग स्क्यूबा डाइवर्स बोलते हैं, और स्क्यूबा डाइवर्स हैं, और ये डीप सी डाइविंग जो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वाटर लेवल, जो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एक सफिशिएंट अमाउंट में होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ से ऊपर लेवल पे जाते हैं तो भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, और वाटर के अंदर जाते हैं डीप में तो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो वहां पर क्या होते हैं, गैस का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसमें सिलेंडर में अगर हम फिलअप कर लेते हैं ऑक्सीजन का, केवल ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमने मान लो नॉर्मल एयर फिलअप करेंगे तो भी उसमें प्रॉब्लम होती है। करते क्या है कि जो हम गैस उसमें लेते हैं, एक पर्टिकुलर गैस लेते हैं। अब देखो इसको हम कह सकते हैं कि डाइल्यूटेड, ठीक है, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एक डाइल्यूटेड एयर लेते हैं। डाइल्यूटेड एयर का मतलब क्या है, उसमें क्या 3 चीजें लेते हैं। एक तो हम उसमें हीलियम मिला देते हैं, दूसरा उसमें नाइट्रोजन मिलाते हैं, और तीसरा उसमें O2। ये 3 गैसेस का हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। अब इनका देखो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है किसमें किसको लेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग जो है जो हमारा हीलियम है 11.7% तो हीलियम ले लेते हैं, 11.7% हमने हीलियम ले लिया, और 56.2% लेते हैं नाइट्रोजन, 56.2% हमने नाइट्रोजन ले लिया, और 32.1% ऑक्सीजन,
32.1% ऑक्सीजन। ये इसका जो मिक्सचर है इसको ऑक्सीजन के सिलेंडर में, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि प्योर ऑक्सीजन लेकर के उसमें चले जाते हैं, क्योंकि अब जब ऑक्सीजन ये लेते हैं, इसका जब सिलेंडर में गैस को भरते हैं तो इसका रीजन भरने का क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर मान लो आप जैसे उसके अंदर चले गए, सी के अंदर गए, तो सी के अंदर जाने पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी वहां पर जो अंदर गए तो हाई प्रेशर लगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। इन केस जब अब नाइट्रोजन गैस वहां तो डिजोल्व हो गई, ऑक्सीजन डिजोल्व हो गई, हीलियम में डिजोल्व हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वैसे तो कम होती है, लेकिन जब हम अंदर चले जाते हैं सी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, आराम से डिजोल्व हो जाती है। जैसे ही सी के बाहर निकलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वैसे भी एक इनर्ट टाइप से भी है, मतलब काफी कह सकते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं भी होती है। अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन गैस जो है बॉडी से बाहर निकलने लगती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। अगर हम मान लो इसमें हीलियम को मिक्सअप नहीं करेंगे तो इनकी हीलियम की वजह से क्या होता है, उसी के अंदर डिजोल्व रहती है, और डिजोल्व रहती है तो क्या होता है, धीमे धीमे करके निकलती रहती है। अदरवाइज हम ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा, एकदम से अपर बेसेंस के साथ बॉडी से बाहर निकलेगी, और क्या होगा, उस समय की कंडीशन क्रिएट हो सकती है हमारी, मतलब कह सकते हैं कि बॉडी में ब्लड हमारा बाहर भी निकल सकता है, ठीक है, जो वीन्स हैं जो हमारी, उसको क्या वो फट भी सकती है, तो बहुत ज्यादा खतरा रहता है, डेंजर रहता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस गैस को हम डाइल्यूटेड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर ले जाते हैं, ताकि वो इजीली मेंटेन बना रहे। तीसरा एक और होता है कंडीशन एनोक्सिया। देखो एनोक्सिया क्या है, एनोक्सिया एक टाइप की डिसीज वाली कंडीशन समझ लो कैसी होती है। जब हमने देखा होगा हाइयर एल्टीट्यूड्स पर, है ना, एल्टीट्यूड मींस काफी ऊंचाई पे जब जाते हैं, तो जो माउंटेनियर्स होते हैं, स्पेशली माउंटेनियर्स जो जाते हैं, तो माउंटेनियर्स आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन है कि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर जो गैस का प्रेशर है, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर या टोटल गैस का प्रेशर की बात करें तो वो कैसा होता है, काफी लो प्रेशर होता है। काफी लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, हम मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वहां पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उस केस में मालूम क्या होता है, वहां पर जब प्रेशर इतना लो हो जाता है कि इजीली हम रेस्पायर भी नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो मेंटल, जो ब्रेन की जो थिंकिंग पावर वो कम हो जाती है, यानी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। क्या करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ना जाएं तो ऐसी कंडीशन जब हम कह सकते हैं कि व्हेन वी लॉस्ट द थिंकिंग पावर, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि थिंकिंग पावर हमारी कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, अंडरस्टैंड करने की, वो कंडीशन जो है क्या कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है। तो ये हेनरी लो के बारे में ये इतना था, और इसमें अगर कोई किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके बाद फिर आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।